Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Inspired Economics. दोस्तों आज है 12 नवंबर 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों आज सेलेक्टिव आर्टिकल है और बहुत मज़ेदार आर्टिकल है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ आ रही है, इंडिया सीक $1 ट्रिलियन इन क्लाइमेट फाइनेंस टू मीट्स इट्स टारगेट। क्या बात बोली है? देखो, आप जानते हैं अभी हमारे यहाँ पर COP26 की मीटिंग हुई थी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ था, ग्लासगो के अंदर ही मीटिंग हुई थी और इन पे कई सारे बड़े बड़े मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की गई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूँ, क्लाइमेट एक्शन आज की डेट में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात बन चुकी है। बिकॉज क्या था कि जितने भी डेवलप्ड नेशन है, यानी जिनके आगे ईडी लगता है, डेवलप्ड नेशन जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, यूके, ये सब डेवलप्ड नेशन है। इन्होंने क्या किया, अपने पास खूब सारा प्रोडक्शन किया, जिससे इनकी इकॉनमी तो बहुत सुधर गई, इनकी इकॉनमी डेवलप्ड इकॉनमी बन गई। लेकिन उन प्रोडक्शंस के चलते जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और आज वही चीज़ जब हम करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, अब आप इस तरह से प्रोडक्शन करोगे, कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा तो पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा, तो हमें पॉल्यूशन करने नहीं दे रहे वो लोग, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आप करोगे तो और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। नो डाउट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट ये भी तो देखो, आपने तो डेवलप कर लिया, हम डेवलप हो नहीं पा रहे। तो मोदी जी का ये बोलना था, क्योंकि आपने कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा किया है तो ये डेवलप्ड नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हम जैसे डेवलपिंग नेशंस को पैसा दें, क्योंकि हमें प्रोडक्शन आप करने नहीं दे रहे, तो हमें भी तो अपनी इकॉनमी चलानी है, तो आप हमें पैसा दो। और कितना दो? $1 ट्रिलियन का फंड क्रिएट करो, इंडिया के लिए नहीं, बल्कि इंडिया जैसे जितनी डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशन है और अंडर डेवलपिंग नेशन है, इन सब के लिए फंड क्रिएट करो। और कौन पैसा देगा? ये डेवलप्ड नेशन देगी। और कितना? ₹1 ट्रिलियन इसमें दिए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो क्लाइमेट एक्शन को लेकर आप हमें जो काम नहीं करने दे रहे, कार्बन एमिशन प्रोडक्शन जैसी चीज़ें नहीं करने दे रहे हो, तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप हमें काउंटर कंपनसेशन के रूप में ये पैसा दोगे। अभी क्या हुआ कि इस पार्टी के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2 नवंबर को कई सारी बातें बोली कि इन चीज़ों पर खासा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात बोली, इंडिया नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी विल रीच 500 गीगावाट बाई 2030। दोस्तों आज से पहले जब भी मैंने आपको बताया तो यही बताया कि अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी उसमें मोदी जी ने ये बोला था कि आने वाले समय के अंदर हम अपने पास इलेक्ट्रिसिटी को 450 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। कब बोला था? मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ने जो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच हुई थी उसमें बोला था मोदी जी ने कि 2030 तक हम 450 गीगावाट का प्रोडक्शन करेंगे, और वो भी जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसकी जगह नहीं, बल्कि सोलर पावर प्लांट से, यानी हम नॉन फोसिल फ्यूल से अपने पास क्या करेंगे, बिजली बनाएंगे। बट अब उसकी लिमिट को बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया गया है। हो सकता है हमें ऐसा लगा हो कि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए अभी ये जो टारगेट है हमने उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी 500 गीगावाट की बिजली का उत्पादन हम करेंगे सन 2030 तक, और वो भी किससे? नॉन फॉसिल एनर्जी से करेंगे। नंबर 2, यहाँ पर मोदी जी ने बोला, द कंट्री विल मीट 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड विद रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। हमारे भारत के अंदर हमारी जितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, जितनी खपत यानी कंजम्पशन होती है, तो 2030 तक हम इतना अच्छा अपने पास सिस्टम कर देंगे कि अराउंड 50% बिजली तो हम जो है नॉन, मतलब आप कह सकते हो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनसे बिजली बनाएंगे, जैसे सोलर पैनल्स हो गया, विंड मिल हो गया, इनसे बिजली बनाएंगे। लगभग 50% बिजली तो हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बन जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, रिन्यूएबल सोर्स से बन जाएगी। तीसरा बोला, इट विल रिड्यूस इट्स टोटल प्रोडक्ट कार्बन एमिशन बाई बिलियन टन्स बाई 2030। आज जो हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, टन्स में निकालते हैं। तो इन्होंने कहा कार्बन एमिशन हम 2030 तक कोशिश करेंगे कि वो कम से कम करें, जो टन्स में जो हम अपना कार्बन एमिशन यानी जो पॉल्यूटेंट्स है वो निकालते हैं, वो हम कम करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। चौथा पॉइंट बोला गया, इंडिया विल कट द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी टू लेस देन 45%। जो कार्बन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है उनको हम 45% से क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कंट्री विल अचीव नेट जीरो बाई 2070। और ये कहा गया अगर हर कंट्री इस टाइप की डेटा या इस टाइप की कसम खा ले तो ये बात सच है कि सन 2070 तक हमारी इकॉनमी इतनी ज़्यादा वेल डेवलप हो जाएगी कि हमें जो डिपेंडेंसी है वो नहीं रखनी पड़ेगी, और हमारी इकॉनमी नहीं बल्कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी मेन चीज़ होती है हमारी COP26 के अंदर, जो कि ग्लासगो के अंदर हुई थी, और ये सारे नेगोशिएशंस वगैरह किए गए। कुल मिला के मोदी जी का कहना है कि भैया पैसा दो तभी काम चलेगा, और किसको बोला? डेवलप्ड नेशन को बोला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक आर्टिकल आ रहा है, इंटेंसिव शॉवर ब्रिंग चेन्नई टू इट्स नी क्लेम 14 लाइव्स इन तमिलनाडु। अब जैसे जो हमारा चेन्नई और जो तमिलनाडु है, इनके अंदर औसतन जितनी बारिश होनी चाहिए, इस बार मानसून इतना ज़्यादा तगड़ा है कि बारिश का लेवल थम नहीं रहा है, बारिश हद से ज़्यादा हो रही है। और क्योंकि
समुद्री इलाके हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर जो समुद्र की टाइड्स वगैरह है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, समुद्र का लेवल भी बढ़ जाता है, तो बाढ़ आने जैसी सिचुएशन यहाँ पर ज़्यादा आ जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर जो रेनफॉल है चेन्नई के अंदर देखा गया कि कल की डेट के अंदर जो रेनफॉल है वो लगभग 169 mm की रेनफॉल हुई है, और ये ओवर क्राउडेड हुई है, इतना हो गया कि 492 mm की रेनफॉल और देखने के लिए मिली है हमें यहाँ पर। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे रिलीफ कैंप्स हैं अराउंड 2240 लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। 44 रिलीफ कैंप लगाए जिसके अंदर 2240 लोग रह रहे हैं, और 12300 पीपल जो है वो अभी भी 229 कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर पलायन करवाया गया है। जो लोग रह रहे थे उनको शिफ्ट कराया गया हमारे रिलीफ कैंप के अंदर, जो कि रिलीफ कैंप काफ़ी ऊंचाई पर होता है जहाँ पर आपकी बाढ़ जैसी सिचुएशन देखने के लिए नहीं मिलती है। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, जो क्लाइमेट हमारा, हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो अब क्लाइमेट हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो उसकी कंपोजिशन है। अभी वो तो सर्दियाँ आने वाले, सर्दियों में बारिश होती है क्या, लेकिन यहाँ पर बारिश हो रही है, और इतनी तगड़ी ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके चलते वहाँ का सी लेवल बढ़ गया और बाढ़ जैसी सिचुएशन वहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो इससे जान और माल दोनों का यहाँ पर खतरा जो है वो बना रहता है। यहाँ पर एक बात चलिए, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट यूएपीए फायर। अभी बात क्या चली, देखो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की यहाँ पर बात चलिए। त्रिपुरा के अंदर एक वायलेंस हुआ था जिसके तहत क्या गए थे, फायरिंग की गई थी, और ये वाला जो केस है वो यूएपीए को दे दिया गया। दोस्तों ये मैंने पता है क्यों पार्ट उठाया, वैसे तो लोकल लेवल की न्यूज़ है, जस्ट ताकि आपको ये समझ आए कि यूएपीए एक्ट क्या होता है। तो यूएपीए एक्ट जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है। इसके तहत अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है जिससे देश को खतरा हो सकता है, देश की सॉवरेनिटी को खतरा हो सकता है, देश की सिक्योरिटी हो गया, या फिर अगर कोई स्मगलिंग जैसे कोई केसेस होते हैं, तो ये हमारे एक तो सीआईए को जाते हैं और दूसरा किस पे के पास जाते हैं, यूएपीए एक्ट के पास जाता है। और इसके अंदर इतनी हार्श पेनल्टी है कि अगर आप इसके अंदर ज़्यादा सीवियर केस में पाए जाते हो तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है आपको, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर ये वाला जो है ना, यूपी कस्टोडियन डेथ फैमिली सीक आंसर्स, इसको मैं अभी पेज नंबर 10 पे कवर करूँगा। इसकी पूरी डिटेल है, इससे आपको ये समझ आएगा कि किस तरह से हमारी जो पुलिस कस्टडी है वो कितनी ज़्यादा दिन पर दिन खतरनाक होती है, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, फिर हम और आगे यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर बात चलिए, बिग फैट इंडियन वेडिंग आर बैक विद अ बैंग। अब बात हो रही है कि जैसे आप जानते हैं कोविड-19 के केस में अभी हमारे यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी कि इतना ही लोग जा सकते हैं, फिलहाल अभी वो रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। क्या हो रहा है कि अभी ये डेटा पब्लिश किया गया है कि नवंबर के महीने में 14 नवंबर से लेकर ये जो पूरा दिसंबर का महीना है, नवंबर दिसंबर, ये शादियों का महीना होता है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि अराउंड 25 लाख लोगों की, 2.5 लाख नहीं, हाँ 25 लाख वेडिंग, 25 लाख शादियाँ होंगी भाई साहब। मतलब सारे लोग ऐसा लग रहे हैं कि थाम के बैठे थे कि 2021 में बैठ के शादियां करेंगे। हमेशा शादियां ज़्यादा होती, लेकिन क्या होता है ना, कोविड के चलते कुछ शादियां जो है वो पोस्टपोन कर दी गई थी, ठीक है। कोई भी क्राइसिस होता है, लिक्विडिटी क्रंच भी हो सकता है, या फैमिली में किसी डेथ हो गई हो, तो इसके चलते भी नवंबर और दिसंबर के महीने में 25 लाख लोगों की शादी होने वाली है। अब ऑब्वियसली होता है जब 25 लाख लोगों की शादी होंगी तो यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब 25 लाख शादियाँ होंगी तो इसके अंदर जो क्राउडिंग होगी वो ओवर क्राउडिंग होगी, जिसके चलते जो कोविड के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखने में हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ सही है, लेकिन बात ये हो रही है कि देखो अभी भी कोविड गया नहीं है, हम इसको ढील नहीं देनी चाहिए। और जब हम अपने रिलेटिव के साथ होते हैं तो हम जो अपने मास्क और जो 2 गज की दूरी है हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी सरकारों ने बहुत ज़्यादा छूट दे दी है। तो उसको लेकर यहाँ पर काउंटर करते हुए बोला जा रहा है कि अगर हमने आने वाले समय के अंदर इसको लेकर कड़े रूल नहीं बनाए और स्ट्रिक्टनेस के साथ काम नहीं किया तो एक बहुत बड़ी महामारी जो है वो हमारे यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा पेज नंबर 1 से। इसका पेज नंबर 2 में आ रहा है, दिल्ली एयर क्वालिटी सीवियर अगेन, रिलीफ अनलाइकली इन नेक्स्ट 2 डेज। यहाँ पर बात की जा रही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 462 पे पहुंच चुका है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के नीचे होना चाहिए, चलो 200 के नीचे भी हो जाएगा तो भी ठीक है, मॉडरेट कहलाएगा, लेकिन वो 500 में से हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 462। दिल्ली में भाई साहब धुंध छा रखी है, दिवाली जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई साहब जो दिवाली पे छोड़ोगे वो हमारे गैस चैम्बर अंदर ही तो बने रहेंगे। तो अभी हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। इसको लेकर ये कह रहे हैं अगले 2 दिन तक आप उम्मीद ना करें कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा होगा, और यही रीज़न है कि दिल्ली के अंदर सूरज नज़र ही नहीं आ रहे। जो सूरज की रोशनी आती है ना वो कम हो गई है। ऐसा लगता है कि जैसे हल्की सी शाम है जबकि दोपहर का टाइम है, और जो सनलाइट आती है वो बहुत कम आ रही है इस टाइम पर। ऐसा जैसे बादल वगैरह छाए, जबकि बादल बिल्कुल भी नहीं, क्लाउड्स है ही नहीं, वो पूरा एक गैस का चैम्बर बन चुका है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर अगर इसके लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाए गए तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ये कहीं ना कहीं आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करेंगी और ह्यूमन हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगी। ऑलरेडी हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, और अगर इस टाइप के इश्यूज और आने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ पर और आगे अगर हम चलें तो फिलहाल यहाँ पर ऐसा और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, यहाँ भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है जो मुझे यहाँ पर करानी चाहिए, ठीक है।
लैंडस्लाइड वगैरह ऐसी सिचुएशन नॉर्मली चलती रहती है। अच्छा, यहाँ पर एक आर्टिकल आया, एडिटोरियल आया है, बट मैं इस एडिटोरियल को जो है यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि COP26 जो ग्लासगो में मीटिंग हुई है, इसके लिए मैंने आपको सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बता दी। हर दिन आर्टिकल आता ही रहता है, एडिटोरियल में भी वही सेम बात है। 2030 तक हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी जो 500 गीगावाट है वो करेंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को कम करें, रिन्यूएबल सोर्स पर आएंगे, सोलर पावर पैनल की यूज़ हम ज़्यादा करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, कारों को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे, पेट्रोल डीजल का जो कंजम्पशन है वो कम कर देंगे। क्लाइमेट चैम्बर को लेकर यहाँ बात की, क्लाइमेट एक्शन को लेकर बात की गई, पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल्स है क्या हमने वो सेट किए, यानी कि ये सारा आर्टिकल उस पर है। क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कई बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस एडिटोरियल को यहाँ पर पिक नहीं करूँगा आज। इसके बाद है अनआइडेंटिफाइड रोल। यहाँ पर बात क्या की जा रही है? अफगानिस्तान को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं अभी अफगानिस्तान में जो तालिबान का कैप्चर हुआ है, तो इसमें हर कंट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं और अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ज़रूरी, जानते हैं क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो सिर्फ वहीं पर हैं और कहीं भी वो मिलते ही नहीं है। तो इससे जो हमारा ट्रेड है वो खासा अफेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात कि अफगानिस्तान में लिथियम पाया जाता है और लिथियम बैटरी में यूज़ होता है, तो बैटरी के लिए अफगानिस्तान बहुत ही अच्छा एक रॉ मटेरियल के रूप में एक हब बना हुआ है। तो ऐसे में हम अफगानिस्तान को खाली छोड़ दें ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज इसके साथ हमारे अच्छे खासे ट्रेड रिलेशन है। इसी बात का कंसर्न उठाते हुए जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने मीटिंग बुलाई थी दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर कई कंट्री के लोग आए थे। जैसे अफगानिस्तान की जो नियर बाई कंट्रीज है ना, हमने उनकी नेबरहुड को यहाँ पर बुलाया था, ठीक है। और भी कई अलग थी, जैसे रशिया वगैरह हुई, इनको बुलाया था। सभी के यहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स है वो यहाँ पर आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया, चाइना ने अपनी एजेंसी दिखाते हुए मना कर दिया। बाकी सभी लोग यहाँ पर कंसर्न जताया और यहाँ पर फाइनल ये डिस्कशन किया गया कि हम इनके लिए फंड्स को क्रिएट करेंगे, ताकि अफगानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रही है, वो मानवों का अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे लोगों को अपने बच्चे बेचने पड़ रहे हैं ताकि उनको पैसा मिले और अपने खाने पीने की चीज़ों को ले सके, यानी ऐसी सी चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर देखने के लिए मिल रही है। इस बात को लेकर सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर यहाँ पर मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में फ्रूटफुल बात होती है और आने वाले समय के अंदर इनके लिए फंड्स क्रिएट करके अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन जो सिक्योरिटीज़ है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। एक तरह से आप कह सकते हैं एड प्रोवाइड कराई जाएगी, एक सुविधा डोनेशन जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। उसको लेकर ये पूरा एडिटोरियल यहाँ पर बात की गई, ठीक है। इसके यहाँ पर एक आता है अ टैक्स बर्डन दैट अटैक द फेडरल राइट ऑफ स्टेट्स। अभी बात क्या की है, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारे भारत का संविधान है, ठीक है, उसमें जो आर्टिकल नंबर 246 है, आर्टिकल 246 है, इसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी हैं और 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दे रखी हैं। एक आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यूनियन लिस्ट में वो मैटर दे रखे हैं जिनके रिगार्डिंग जो लॉ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो चीज़ें दे रखी है जिनके रिगार्डिंग जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं। तो जो हमारा इनकम टैक्स है वो हमारा एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट में दे रखा है, जिसके लिए जो पावर है वो कौन बना सकता है? यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और यही अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें या सेल्स टैक्स वगैरह की बात करें, लिकर पे टैक्स की बात करें, शराबों पे, इसके लिए एंट्री नंबर 46 में राइट किसको दिया गया है? जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको दिया गया है। अब यहाँ पर बात ये चलिए कि गवर्नमेंट जिस तरह से देख रही है जो फ्यूल के प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर ड्यूटी को कट डाउन करने की यहाँ पर बात की गई है। आपको पता ही होगा कि रिसेंटली डीजल पे 5 रुपये और पेट्रोल पे 10 रुपये ड्यूटी को कट डाउन करने की यहाँ पर बात की गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और जो डीजल इनकी जो रियायतें हैं, जो राहत है, राहत की एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि यहाँ पेट्रोल अब थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। इसको लेकर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर बाकी ये सीजन ऑफ फ्लड है, तमिलनाडु के फ्लड की यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मानसून वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा आ गई है। इसको लेकर अभी हमने आर्टिकल पूरा कवर कर लिया, इसलिए अब मैं इसको यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है इस वाले पेज के अंदर। यहाँ पर हिमालय रीजन को लेकर बात की जा रही है कि हिमालय के अंदर जिस तरह से हम रोड का कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पर हमें लैंडस्लाइड जैसे सिचुएशन देखने के लिए ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप हिमालय जैसे एरिया पे या जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए जब आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है जिसने पकड़ बनाई है वो मिट्टी ढीली होने लगती है। जब वो ढीली होती है तो लैंडस्लाइड जैसे सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। और यही रीज़न है कि कल की डेट में आपको याद होगा वो 4 धाम की यात्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि 4 धाम की यात्रा पर जो आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उस कंस्ट्रक्शन को इस तरीके से करना कि डिफेंस और एनवायरमेंट दोनों प्रोटेक्ट रहे, मतलब इस तरह से आपको बैलेंस मेंटेन करना है। सेम चीज़ हिमालय के अंदर है कि डिफेंस और जो हिमालय की रोड्स हैं उनको लेकर बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डिफेंस आइटम्स होते हैं या डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए सड़कें चौड़ी चाहिए होती है। जब हिमालय या पहाड़ी जैसी रीजन पर हम इस टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं तो इसे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। इवन कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद भी लैंडस्लाइड के जो रेट हैं वो बढ़ते हुए हमें नजर आते हैं। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए बोला था कि आपको दोनों को इस तरह से बैलेंस करके चलना, डिफेंस इक्विपमेंट भी आराम से डिप्लॉय हो पाए, मोमेंटम बना रहे और साथ ही साथ हिमालय रीजन की जो इकोलॉजी सिस्टम है वो भी अपने पास मेंटेन बनी रहे। इसको लेकर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर और आगे चलते हैं। तो फिलहाल इधर ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है।
ये सारे पॉलिटिकल न्यूज़ हैं जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात आ रही है कि जैसे क्या होता है यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे केसेस देखने के लिए मिलते हैं कि जब कोई भी बंदे के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब जब पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है तो उनके साथ इतनी ज़्यादा मारपीट करती है, इतना ज़्यादा अत्याचार करती है, ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है कि एक इंसान जो है वो वहाँ पर या तो आत्महत्या कर लेता है, उसकी मारपीट करके उसको वहाँ पर जान दे दी जाती है, जान ले ली जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, यूपी के अंदर एक मुस्लिम फैमिली थी, उनका एक बच्चा था जो कि था 14 साल का, नहीं 22 साल का, सॉरी 22 साल का बच्चा था जिसका नाम है अल्ताफ़। तो अल्ताफ़ के ऊपर क्या हुआ, वेडनेसडे को जो पुलिस वाले हैं और एक उनके पड़ोस में रहते हैं जिनका नाम है पंडित जी, जिनको लोग प्यार से पंडित जी बुलाते होंगे, तो पंडित जी और कुछ पुलिस वाले इनके घर पर आते हैं और अल्ताफ़ को 22 साल के इस युवक को, जिसकी आप फोटो देख पा रहे हैं, इनको उठा के ले जाते हैं। तो इनको उठा के इसलिए ले जाते हैं क्योंकि जो पंडित जी उनकी लड़की भाग जाती है तो उनको ये डाउट होता है कि इस लड़के ने ये सारे काम करवाए हुए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो अभी तक एक्यूज को पकड़ा भी नहीं गया, अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसी दौरान इसके साथ इतना ज़्यादा अत्याचार होता है, इतना मार पीटा जाता है कि इसके चलते इसकी जो है डेथ हो जाती है पुलिस कस्टडी के ही अंदर। तो फैमिली वालों को ये कहना है कि उसकी डेथ के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि उसके ऊपर इतना अत्याचार किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा पीटा गया जिसके चलते उसकी डेथ हो गई। बट पुलिस वालों को ये कहना है कि नहीं, उसने सुसाइड किया हुआ है। इससे पहले कि इसकी बॉडी का कुछ हो पाता है, मतलब पोस्टमार्टम वगैरह, उससे पहले इसकी बॉडी को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। तो इसमें बहुत बड़ा ये कंसर्न उठ चुका है कि पुलिस कस्टडी के अंदर कई सारे डेथ केसेस हमें देखने के लिए मिले। एक साल के अंदर 1800 डेथ केस देखें जहाँ पर पुलिस कस्टडी के अंदर केस, इसमें यूपी सबसे नंबर 1 पर आती है। इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइन निकाली थी कि जिस तरह से पुलिस कस्टडी में लोगों की डेथ हो रही है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जो हमारे भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल के अंदर दे रखा है कि भाई साहब हर इंसान को जीने का अधिकार है। आप इस तरह से उन्हें मार रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उनके इस राइट का क्या करो, वायलेशन कर रहे हो, भारत के संविधान के उस आर्टिकल की उल्लंघना, मतलब कह सकते हो कि उल्लंघन कर रहे हो। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी फटकार लगी, जिसके लेकर ये केस हमें देखने के लिए मिला। मुझे आपको ये केस नहीं बताना था, मुझे मेन आपको ये बताना था कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसको हमें रोकना चाहिए, और जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं जो हमें भारत के संविधान ने दिए उसका पूरा क्या करना चाहिए, यहाँ पर पालन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक मूर्ति की बात की जा रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो आइडल है हमारी, ठीक है, तो ये आइडल क्या थी, इनका नाम है अन्नपूर्णा। आपको पता है कि खाने पीने से रिलेटेड जो होती है उनकी जो देवी मानी जाती है वो उनको अन्नपूर्णा माना जाता है। तो 18वीं सेंचुरी के अंदर ये मिली थी। अभी यूपी गवर्नमेंट के पास ये मूर्ति दोबारा वापस की जा रही है। तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, छोटा सा था, मैंने आपको सोचा एक बार बता दूँ तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे चलते हैं। यहाँ पर कोल्ड वॉर को लेकर बात की जा रही है कि जो शी जिनपिंग है, तो इन्होंने कहा कि जो कोल्ड वॉर जैसे पहले हुआ था एशिया पैसिफिक में, हमें लगता है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो दोबारा ही स्टार्ट ना हो जाए। इसको लेकर हमारे पास बायलैटरल मीटिंग वगैरह होनी चाहिए। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के अंदर ये बात की जा रही है कि किस तरह से यूएस और जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो आपस में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे बना ले, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसा कोल्ड वॉर पहले देखने के लिए मिला था वर्ल्ड वॉर, वैसे ही कोल्ड वर्ल्ड वॉर दोबारा से देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं यूएस और चाइना की दोस्ती जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जब से जॉय बाइडन आए हैं तब से यहाँ पर देखा गया कि इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी अच्छे बिल्डअप होते हुए नजर आ रहे हैं। इवन अभी यहाँ पर चाइना और यूएसए ने क्या किया, एक बायलैटरल मीटिंग के दौरान ये डिसाइड किया कि हम क्लाइमेट एक्शंस को लेकर अपने पास क्या करेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे और क्लाइमेट एक्शन को लेकर हम फंड वगैरह भी क्रिएट करेंगे, और आने वाले समय के अंदर हम इस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे कि जो क्लाइमेट है उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचे। इसके लिए दोनों ने क्या किया, अपने क्लाइमेट कॉपरेशंस किया, और ये पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। और इसके बाद जो शी जिनपिंग है और जो जॉय बाइडन है और जो उनकी जो क्लाइमेट जो मेन स्पोक पर्सन है, जैसे अगर हम बात करें तो यूएस के स्पोक पर्सन जैसे जॉन कैरी वगैरह, इन्होंने कहा कि हम दोनों कंट्री अगर आपस में मिलकर भी करते हैं तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो टारगेट थे हम उनको यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। जो टारगेट क्या थे, 2 डिग्री सेल्सियस की 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम बढ़ने देंगे या उससे कम करेंगे। क्लाइमेट एक्शंस को लेकर बातें बोली गई। तो यानी ये दोनों कंट्री मिलकर अपने एक अलायंस ग्रुप बना रही है, जिसके चलते क्या हो सके, क्लाइमेट एक्शन को यहाँ पर टैकल किया जा सके। ये पूरी बात यहाँ पर इस चीज़ के लिए दे रखी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और अगर हम बात करें तो स्पेस ट्रैवल को लेकर बात बोली कि पिछले 60 सालों के अंदर अगर हम काउंटिंग देखें तो 600 से भी ज़्यादा लोग ट्रैवलर्स जा चुके हैं। देखो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो तो अलग चीज़ होती है, बट जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, जो ट्रैवल करने के लिए घूमने के लिए आते हैं, तो जब से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर स्पेस एक्स वगैरह ये चीज़ें प्राइवेटाइज हुई हैं, तो इन्होंने क्या किया, टूरिज्म बना लिया एक तरह से कि रॉकेट में जाओ, पैसा दो और स्पेस में घूम कर वापस आ जाओ। जैसे हम कोई मनाली ट्रिप करते हैं, इस तरीके से ये ट्रिप्स आजकल चल रही है, जिसके तहत जो स्पेस ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये अराउंड 60 सालों में 600 लोग स्पेस ट्रैवल के अंदर
जा चुके हैं। मुझे तो लगता है पहले इन्होंने धरती पे धुआं वगैरह पॉल्यूशन किया, अब इन्हें आसमान नज़र आ रहा है, स्पेस नज़र आ रहा है, अभी वहाँ भी धुआं वगैरह करना चाहता है। स्पेस के जो कॉम्पोजिशन है उसको भी ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं ताकि बार बार ये रॉकेट को लेकर जाए, वहाँ धूल वगैरह उड़े। मतलब वैसे रॉकेट से धूल स्टार्टिंग में उड़ती है, इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में जाके रॉकेट जो है वो सोलर पैनल से चलता है पूरा, ठीक है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मूवमेंट मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने स्पेस को टूरिज्म की तरह से यहाँ पर बना के रख दिया है, जो 600 लोग यहाँ पर जा चुके हैं। इसके अलावा बिजनेस सेक्शन से न्यूज़ आ रही है कि 5G स्पेक्ट्रम के जो ऑक्शन है वो अप्रैल से लेकर मई 2022 के अंदर हो सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि सैटेलाइट वर्जन के थ्रू यहाँ पर क्या करती है, अपने कई सारे ये अपने टॉवर से लगाती है। अब इन टॉवर के अंदर अगर आपको अपनी सर्विसेज देनी है या लेनी है तो अपने कस्टमर तक सर्विस ले आने के लिए आपको घरों में टॉवर लगाने पड़ते हैं। इस टॉवर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्पेक्ट्रम में अपने पास वो चीज़ों का टेंडर पास करवाना पड़ता है अपने, यानी गवर्नमेंट का जो लाइसेंस है उनको खरीदना होता है, जिसके हाईएस्ट बिड होती है गवर्नमेंट उसको वो लाइसेंस बेच देता है। तो कहा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम के अंदर जो अभी 5G स्पेक्ट्रम है इसका जो मेन ऑक्शन है वो यहाँ पर लगाया जाएगा अप्रैल से मई महीने के अंदर। देखते हैं कौन सी कंपनी को ये ऑक्शन जो यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और चीज़ें बात करें तो फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं जो आपके एग्जाम प्रॉस्पेक्टिव यहाँ पर जरूरी है। तो अब हम अपने पास बात करते हैं आज के में निफ्टी के अंदर कौन कौन सी टॉप 50 कंपनियां जो यहाँ पर कवर होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी आती है अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज एग्रो, बजाज फाइनेंस सर्विस, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासिम इंडिया, HCL, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम, हिंदुस्लैंड, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, JSW, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। अगर हम एक्सचेंज रेट की बात करें तो आज हमारे पास जो US डॉलर है वो 74 रुपीज़ का है, यूरो आपका 85 रुपीज़ का है, ब्रिटिश पाउंड आपका 99 रुपीज़ का है, जापानीज एंड 65 रुपीज़ का है, चाइनीज वन 11 रुपये का। और यही 11 करेंसी मिलकर क्या बनती है, 5 बास्केट ऑफ करेंसी बनती है किसकी, स्पेशल ड्राइंग राइट जो कि IMF की वर्चुअल करेंसी होती है, ठीक है। सो गाइस आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पीस आउट।